ओके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग का चैप्टर। अब क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, ओवरहेड पढ़ा, उनको चार्ज करने के तरीके पढ़े, डिफरेंट चीजें सारी की सारी पढ़ी। ये सारा बेसिकली हमारा लिंक था कॉस्टिंग से रिलेटेड। ये सब हम कर रहे थे कॉस्टिंग से रिलेटेड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट की स्टेटमेंट। प्रॉफिट की स्टेटमेंट जो कि बेसिकली हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर हमारे क्या यूनिट्स बने हैं, हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, सेल्स क्या हो रही है और हमें प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग दोनों मेथड हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट मेकिंग। हम लोग इससे प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मार्जिनल वालों का अपना कॉन्सेप्ट है, अब्जॉर्प्शन वालों का अपना कॉन्सेप्ट है। दोनों के कॉन्सेप्ट को हम जैसे जैसे उन्होंने दिया हुआ है वैसे वैसे लेके चलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम मार्जिनल से प्रॉफिट बनाएंगे, अब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट बनाएंगे। डेफिनेटली जब दो मेथड हैं तो दोनों मेथड से डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। जब दो मेथड से डिफरेंट रिजल्ट आएंगे तो हमने तो बेसिकली कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। फिर जब दो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेंगी तो उनको हमने मैच करना है। मैच करने के प्रोसेस को कहते हैं रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है एक चीज अगर दूसरी चीज से डिफरेंट है तो उसको मैच करना। हम अगर मार्जिनल का प्रॉफिट मार्जिनल का प्रॉफिट जो आएगा वो डिफरेंट होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट होगा और अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग का डिफरेंट प्रॉफिट आएगा। इन दोनों को हमने क्या करना है, मैच करना है। मैच करने के प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस करना है। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली वो एनालिसिस होता है जो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब यह है कि कितने यूनिट्स आपको बनाने चाहिए कि आप अपनी कॉस्ट को पूरा कर सको। फिर प्रॉफिट कितने यूनिट्स उससे ज्यादा बनाओगे कि कॉस्ट से ऊपर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। तो ये सब कुछ हमने करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर करनी है। चैप्टर का ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके अंदर, फिर हम दो फॉर्मेट्स लिखेंगे, उन फॉर्मेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उन फॉर्मेट्स को फॉलो करने का तरीका देखेंगे कि कैसे कैसे हमने करना है। अच्छा, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक है अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बेसिकली वो किस चीज को ट्रीट करता है। अब जो कॉस्ट होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हमने पीछे पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखना है कि वेरिएबल के कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड भी होती है। प्रोडक्ट रिलेटेड भी होती है। एक कॉस्ट होती है प्रोडक्ट रिलेटेड, एक कॉस्ट होती है पीरियड रिलेटेड। पीरियड रिलेटेड एक कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट बनाने से है और एक कॉस्ट का ताल्लुक जो टाइम के साथ है। अगर टाइम की कॉस्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो टाइम ज़रा एक साल की कॉस्ट हम पे करें। जैसे एक साल रहने का रेंट हमें इतना देना पड़ा। जैसे हमारे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट है, एक साल पैसे यूज करने पे हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ा। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट हैं, उनको हमने इस तरह से ट्रीट करना है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले ये कहते हैं कि जो यूनिट बनता है उस यूनिट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट यूनिट के अंदर जानी चाहिए। फिक्स कॉस्ट को हम सेपरेटली पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे, इनका मानना ये है। लेकिन जो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल रेंट है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, अगर फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्ट कॉस्ट पे करें, वो ये कहता है कि ये सारी चीजें भी तो हम लोग यूनिट बनाने के लिए, अंदर काम तो यूनिट का ही हो रहा है जिसके लिए ये सारा कुछ हम करें। तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोडक्ट के अंदर ही लेके जाना चाहिए। बट मार्जिनल वालों का अपना मानना है और अब्जॉर्प्शन वालों का अपना मानना है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट पीरियड। मैंने क्या बताया कि मार्जिनल वाले कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डालो, फिक्स कॉस्ट को
पीरियड के अंदर डालो और उसको बाद में हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अल्टरनेटिव कॉस्टिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जाहिर है मार्जिनल और अब्जॉर्प्शनल जो होते हैं दोनों के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट प्रोडक्ट इज टोटल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अब ये याद रखना है ये जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि दो तरह की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, यानी कि जो एडमिन सेलिंग वगैरह की बाहर वेरी करती है। हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि हमें वो लेनी है जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब जब वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है तो वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक तो कंट्रीब्यूशन से होता है। कंट्रीब्यूशन हमारे पास वो अर्निंग्स होती हैं, वो अर्निंग्स या इनकम होती है जो कि आफ्टर पेइंग द वेरिएबल एक्सपेंसेस होती है। मतलब वो वाली अर्निंग जो आफ्टर पेइंग द वेरिएबल एक्सपेंसेस होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट देयरफॉर द एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि मार्जिनल है तो मार्जिनल का ताल्लुक वेरिएबल से है, तो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन के साथ लिंक करेगी। द कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लाइज एट द हार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ ही लाई करती है, और ये लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, जबकि जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ग्रॉस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की भी दो टाइप्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन मैंने बताया और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन मैंने बताया। और कंट्रीब्यूशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होती है और एक नेट कंट्रीब्यूशन होती है। अगर आप सेल्स में से ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करते हो, दैट विल बिकम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, तब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर आप सेल्स में से वेरिएबल प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों माइनस करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नेट कंट्रीब्यूशन आएगा, नेट कंट्रीब्यूशन आपके पास आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे फॉलो होता है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी दैट मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट लैम्प। एक कंपनी है जो कि स्पेशलिस्ट है लैम्प बनाने के अंदर, विच इज यूज टू डायमंड कटिंग बिजनेस, जो कि बिजनेस डायमंड कटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डायमंड कटिंग के बिजनेस में यूज होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेल प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इन तीनों को मिलाएंगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगी। वेरिएबल प्रोडक्शन मिलाएंगे तो 50 आ जाएगा। टोटल फिक्स प्रोडक्शन मिलाएंगे तो 100 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 500। वो कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट हैव बीन estimated 120,000 based on the production level of 12,000 लैम्प। तो 12,000 लैम्प के ऊपर ये 120 है, तो 120,000 हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक लैम्प की कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट कार्ड जो दिया हुआ है वो पर यूनिट का दिया हुआ है, एक यूनिट का दिया हुआ है। तो अगर आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है 120,000 की फिक्स और आपने बनाए हैं 1200 लैम्प, तो आप इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे 1200 के साथ, तो ये पीछे आपके पास कितनी बचेगी? 1200 लैंड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1200 लैंड, 1200 लैंड प्रोडक्शन लेवल है, उसके ऊपर 120,000 आ रही है। इसी तरह यहाँ पे हमें बाकी चीजें भी दी हुई है। अब हमें 1200 पे और 1200 के लिहाज से हमें दी गई है 120,000। हमें वो क्या कह रहा है? लुक एट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्वॉल्व व्हेन द वॉल्यूम डिफरेंस सोल्ड। वॉल्यूम डिफरेंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंस सेल होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? अगर हम 1200 से 1500 पे चले जाएंगे तो हमें कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, 1200 से 1500 पे चले जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है? अब सेल्स रेवेन्यू को क्या करना है? सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है? यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को दिया गया है। सेल्स रेवेन्यू आता है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये नोट करना है ताकि साथ साथ समझ आए। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब यूनिट्स कितने दिए हैं? हम 1200 के यूनिट्स की बात कर रहे हैं या 1500 यूनिट्स की बात कर रहे हैं?
मैं यहाँ पे रखूंगी 1200 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, ऊपर हमें गिवन है 600। अगर हम इसको दोबारा से देखें तो ये हमें सेल प्राइस गिवन है 600। तो हमने 1200 को मल्टीप्लाई किया 600 से, तो 720,000 आ गया। ठीक है, 720,000 आ गया। इसी तरह आप सेल वैल्यू 1500 को मल्टीप्लाई करोगे 600 के साथ, तो दैट विल बिकम 900,000। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 600। 600 सेल प्राइस पर यूनिट है, एक यूनिट की सेल प्राइस है, जबकि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं 1500। तो इसकी आगे 900,000 रेवेन्यू, इसका आ गया 720,000। इसी तरह ऊपर जो है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हमें ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की दिया है 200। तो 200 को हम, ये एक यूनिट एक लैंप की 200 है, हम एक लैंप की कॉस्ट को जितने नंबर ऑफ लैंप्स हमने बनाए उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है आपका 200 मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 200 मल्टीप्लाई बाय 1200। ठीक है, 200 नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितने हैं, 1200। तो ये आ जाएगा 240,000। इसी तरह फिर हम करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 150। तो 150 से ये मल्टीप्लाई होगा 1200 भी और 1500 भी, अपनी अपनी जगह पे। तो ये हमने आंसर लाया 1200 मल्टीप्लाई बाय 150, और ये आंसर हमने लाया 1500 मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि ये 1500 यूनिट्स हैं और ये 1200 यूनिट्स हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव मिल से हमने मिल कर दिया। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्शन भी हमने कैलकुलेट कर ली। वेरिएबल प्रोडक्शन के लिए ऊपर हमें क्या रेट दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 50। तो 50 को हमने मल्टीप्लाई किया 600 के साथ। सॉरी, 50 को हमने मल्टीप्लाई किया जितने नंबर ऑफ लैंप में। तो हमारे पास 1200 लैंप थे, 1200 को हमने मल्टीप्लाई किया 50 के साथ। इसके बाद हमने 1500 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड फिर 1200 मल्टीप्लाई बाय 50। इस तरह से हमने कैलकुलेशन की। तो हमारे पास इन सबको ऐड किया हमने। तो ये हमारे पास ओवरहेड, ओवरहेड हमने क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये वाले दोनों और ये वाले हमने ऐड किए, तो टोटल हमारे पास बन गया 480 और 600 दोनों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। ये वाली हमारे पास मार्जिनल बनती है, यानी कि मार्जिन का ताल्लुक ही वेरिएबल के साथ है। फिर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे आएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी सेल। 720,000 में से हमने माइनस किया 480,000। 480,000 माइनस करने के बाद हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन बची 280। इधर हमने 900,000 में से 600 माइनस किया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बची 300,000। इसी तरह फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 120 और 120। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास चेंज नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो वो फिक्स ही रहता है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, टोटल प्रॉफिट कितना आया फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेस करने के बाद, 240 में से 120 निकाला तो 120 आ गया। फिर 300,000 में से 120 निकाला तो 180 आ गया प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने देखनी है, तो पर यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसकी कंट्रीब्यूशन आ रही थी कितनी, 480, सॉरी सॉरी 240। हमने क्या किया, 240,000 को डिवाइड किया 1200 से, तो ये हमारे पास आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इधर आ रही है 300,000, 300,000 को हमने डिवाइड किया 1500 से, तो हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब प्रॉफिट पर यूनिट हमें इसी तरह, ये जो प्रॉफिट आया है ये 120, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें तो पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट के लिए ज़्यादा हमें वो चीज़ पर यूनिट में मांगी जाती है, उसका टोटल डिवाइडेड का नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ता है। यानी कि इसके लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा।
तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 120,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1200। तो इधर 180,000 डिवाइडेड बाय 1500। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग आ जाएगी ये सारी की सारी वेरिएबल और marginal costing के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाना। Based on what we have seen about the idea, our profit is not particularly useful. It depends on how many units are sold. ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं हम कह सकते कि ये वाला प्रॉफिट होगा या यही वाला तरीका यूज होगा, बट डिपेंड करता है आपकी यूनिट्स क्या है, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, मैनेजमेंट कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कर रही है या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई कर रही है। जैसे जैसे ज़ाहिर है मेथड जो अप्लाई हो रहा होगा उसी को हम यूज करेंगे। आगे वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन गिव्स एन आइडिया हाउ मच मनी देर अवेलेबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पेइंग ओवरहेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन हमारे पास अर्निंग होती है। कौन सी अर्निंग होती है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल पे करने के बाद पीछे की इनकम बची हुई है जो कि हम ओवरहेड को पे कर सकते हैं, बाकी ओवरहेड को। एट वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल, जो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट और सेल होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज कांस्टेंट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होती है वो कांस्टेंट है। एट वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल, सॉरी, एट वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल प्रॉफिट पर यूनिट इज वेरिएबल। वेरीज, प्रॉफिट पर यूनिट भी वेरी कर सकता है, अगर एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होगा, आउटपुट डिफरेंट होगा, सेल्स डिफरेंट होंगी तो वो डिफरेंट होगा, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स यूनिट्स, कितने सेल्स यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन को टोटल नंबर ऑफ यूनिट की सेल्स के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो कॉस्ट नहीं पड़ना, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ओवरहेड। तो प्रॉफिट के लिए जाहिर है अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, इस तरह पेपर में डाटा दिया हुआ हो सकता है, अक्सर पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशन दी हुई होती है, फिक्स कॉस्ट दी हुई होती है और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, अब सेल्स में से हमने सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो पीछे प्रॉफिट ही बचेगा। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेल्स में से अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट पहले ही माइनस कर दी, टोटल में तो वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट आती हैं, वेरिएबल आपने पहले ही निकाल दी तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स निकाल रहे हैं तो जाहिर है पीछे प्रॉफिट ही बचेगा। तो इस तरह से हमने रिवर्स इस तरह से वर्किंग करनी हो सकती है, तो आगे पीछे डाटा दिया हुआ हो सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Marginal costing and decision making process. Marginal costing is widely used in the decision making process. Marginal costing बहुत ज़्यादा decision making के अंदर यूज होता है। The study of marginal costing and decision making is very important in management accounting. हम लोग अगर ये देखें तो स्टडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सीवीपी एनालिसिस इसका टॉपिक है, रेलिवेंट कॉस्ट इसका टॉपिक है, लिमिटिंग फैक्टर इसका टॉपिक है। ये भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं और वो भी हम इनके अंदर पढ़ेंगे। स्टडिंग दिस टॉपिक मस्ट कीप द कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन तीनों के अंदर कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट मस्ट लाई करता है। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मस्ट आता ही आता है। अच्छा, टोटल टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग थ्योरी वन। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर वो कह रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड के किसी भी पीरियड के अंदर आपने ये पीरियड जो है इसके अंदर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी की, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड कितना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? एक मिनट का
ओके, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन कितनी अर्न हुई है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अब हमें यहाँ पे और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। सिंपल अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट वर्किंग करूँ तो मुझे यूँ करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दोनों आ जाती है, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, कह रहा है कि वुमर लिमिटेड मेक्स ओनली वन प्रोडक्ट की ये जो कॉस्ट सारी की सारी गिवन है, ये याद रखना कि पर यूनिट में गिवन है, एक यूनिट की गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 6 पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2 पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 4 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट। द सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की 21 है। बजटेड फिक्स ओवरहेड आर बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1000 की एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 4000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 4000 की दी हुई है। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ वर्थ, सेल्स आपके पास है 3000 यूनिट्स की। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड वर्थ 25000। एक्चुअल जो आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं वो कितने दिए हैं, वो दिए गए हैं आपको 25000। अच्छा जी, तो हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल, अब हमने वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। अगर मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करूँ तो सेल्स हमारे पास कितनी होनी है, 3000 की ड्यूरिंग द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर्क। 3000 की सेल्स हुई है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सेल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स में 3000 मल्टीप्लाई द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेल प्राइस 3000 मल्टीप्लाई द सेल प्राइस कितनी है सॉरी 3000 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ जाएगी आपकी 63,000 सेल्स आ गई, ठीक है। अब सेल 63,000 की आ गई, इसमें से लेस करनी है हमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सारा वेरिएबल सारी कॉस्ट है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी, अच्छा हम पूरा वो फॉर्मेट आप लिखेंगे, पहले हम इसके लिए ना फॉर्मेट लिख लेते हैं, जस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, किस चीज का फॉर्मेट, प्रॉफिट फॉर्म, ठीक है। प्रॉफिट फॉर्मेट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सबसे पहले हमें चाहिए अपने सेल, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें सेल्स रखनी है, सेल्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर ऑफ यूनिट होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स आ जाएंगे, लेस हम करेंगे, लेस हमारे पास क्या आएगा, सीजीएस। सीजीएस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो इधर हमारे पास इनके लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट आएगा, ठीक है। इधर भी हमारे पास आएगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, इधर भी आएगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम मेथड पढ़ रहे हैं मार्जिनल का। मार्जिनल वालों ने ये बोला था कि जब भी हमारे पास यूनिट्स की बात आएगी, यूनिट्स की बात, यूनिट में कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट के अंदर मार्जिनल के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल को हम लेके जाएंगे, यूनिट में वेरिएबल प्रोडक्शन को हम लेके जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल
प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे इसमें आएंगे, जो तो हम यूनिट। अब ये सेलिंग है ना, वेरिएबल सेलिंग, ये याद रखना है कि ये वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो नॉन प्रोडक्शन को हम यूनिट में नहीं लेके जा रहे, हम सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन को यूनिट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सारा जो भी अमाउंट आएगी उसके अंदर हम प्रोडक्शन वाली अमाउंट को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे जो क्लोजिंग वाली आएगी, ये हमारे पास बन जाएगा टोटल सीजीएफ। सीजीएफ के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कि हम इसको माइनस करेंगे, तो ये जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास हो जाएगी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ग्रॉस क्यों आई, क्योंकि इधर नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसमें जाएगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, सिर्फ ये वाली अभी तक हुई है। जब तक टोटल वेरिएबल माइनस ना हो तो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं आएगी। इधर से हम करेंगे लेस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। और नॉन प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग वगैरह। तो सेलिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे भी हम करेंगे यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन है ना ये यहाँ पे इसमें से माइनस हो जाएगी इस आंसर में से, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगी नेट कॉन्ट्रीब्यूशन। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मेट एज इट इज आपने नोट करना है, क्योंकि इसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जितना भी हमने ये फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी जो कॉस्ट लेस हुई है, वो कॉस्ट अभी तक जो लेस हुई है वो कौन सी कॉस्ट लेस हुई है, वेरिएबल। अभी तक हमने फिक्स कॉस्ट की बात नहीं की, तो यहाँ पे नीचे हम लेस कर देंगे फिक्स प्रोडक्शन लेस फिक्स नॉन प्रोडक्ट में। अब ये याद रखना है कि ये हम यूनिट में नहीं लेके जा रहे, ये हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। ये हम सेपरेटली टाइम की कॉस्ट है, क्योंकि हमने जाना की तरह प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हमें सारी कॉस्ट लेस करके आएगा। तो हमने इसको सेपरेट ट्रीट किया है एज अ पीरियड कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल वालों का मानना था कि इसको हम पीरियड ट्रीट करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसके अंदर सिर्फ हमने वेरिएबल कॉस्ट को डाला है, वेरिएबल प्रोडक्शन को डाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस फॉर्मेट को एज इट इज ही नोट करना है और इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये फॉर्मेट आता होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है, प्लस प्रोडक्शन कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास सबसे पहले हमने फॉर्मेट के अंदर लिखना है सेल। सेल्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हुए, 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू क्या कितनी है, 21। ये आ जाएगा 63,000। लेस हमने कर देना है सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, बजटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन 5000। फिक्स प्रोडक्शन ओपनिंग इन्वेंटरी इज 1000, क्लोजिंग इज 4000। ओपनिंग हमारे पास है 1000 की, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट के साथ, और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। 6 और 3 9, 9 और 2 11, ये आ जाएगा 11। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 11, 1000 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ जाएगा 11,000। 11,000। उसके बाद हमारे पास आएगा ओपनिंग के बाद प्रोडक्शन, बजटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपकी कितनी हुई है, 5,000 की। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 11 ही करेंगे, क्योंकि एक ही बात पे कॉस्ट हमने बना दी, इसको हमने ऐड करना है, लेस हमने कर देना है क्लोजिंग को। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कितनी हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई होगी। क्लोजिंग का फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन आर परचेजेस, प्रोडक्शन आर परचेजेस माइनस सेल। ज़ाहिर है जो पीछे बच गई होगी वो क्लोजिंग में जाएगी। ओपनिंग से आपके पास 1000 की प्रोडक्शन हुई, 5000 की सेल हुई, 3000 की, तो क्लोजिंग में बच गया आपका 3000। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 11 को हम माइनस कर देंगे, 5000 इंटू 11, ये आ जाएगा 55,000।
ये ऐड होगा 3000 मल्टीप्लाई बाई 11, 33,000 लेस हो जाएगा। ये टोटल सीजीएस बनेगी। अच्छा जी, 11,000, 11 प्लस 55,000 माइनस 33,000, ये आपका आ जाएगा 33,000 की सीजीएस। और ये इसमें से लेस हो जाएगी, इसमें से हम करेंगे लेस, क्योंकि सेल्स में से सीजीएस लेस होना था। तो 63 माइनस 33, ये आ जाएगा 30,000 का ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें लेस कर देनी है वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन सेलिंग है, और इसको सेल्स यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा सेल्स यूनिट्स पे चार्ज किया जाता है। तो सेल्स यूनिट्स आपके कितने हैं 3000 के, और 3000 मल्टीप्लाई बाई ये कितनी है 5 आ गए। 3000 मल्टीप्लाई बाई 5 से भी आ जाएगा 15,000। 15,000 में यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास आ गई नेट कॉन्ट्रीब्यूशन। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई 15,000 की। अब इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स, फिक्स हमारे पास ओवरहेड बेस्ड ऑन बजटेड 5,000 यूनिट्स हैं। और सॉरी, फिक्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग हमारे पास फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली ज़्यादा हमें लेनी होती है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है कितनी 25,000 की। तो ये तो हमारे पास लॉस आएगा, लॉस 10,000 का। उसने बोला था प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। अच्छा, उसने बोला था कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर। कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी, कंट्रीब्यूशन का आंसर क्या आएगा 15,000। ये 15,000 कंट्रीब्यूशन, और नेट टोटल प्रॉफिट और लॉस इसका हमारे पास 10,000, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का ये फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट आता होगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे है इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ऑन इन्वेंट्री। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का या एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग का इफेक्ट क्या आता है इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यूज इन्वेंट्री एट द टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसके अंदर हमने अभी इन्वेंट्री यानी कि यूनिट्स, इन्वेंट्री यानी कि यूनिट्स, और यूनिट्स के अंदर जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमने किस बेसिस पे ली, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बेसिस पे ली। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी। अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग की वैल्यू है, वैल्यू के अंदर फुल प्रोडक्शन आती है। फुल प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस फिक्स प्रोडक्शन भी आती है। मैंने बताया अभी कि अब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कि बेशक से हम पीरियड की कॉस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अंदर काम प्रोडक्शन का ही हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स का ही काम हो रहा है। तो अगर इन्वेंट्री वैल्यू और डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, और प्रॉफिट भी तो ज़ाहिर है डिफरेंट आएगा, और डिफरेंट प्रॉफिट को हमने डिफरेंट तरीकों से ट्रीट करके उसको मैच करना है। अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अंदर यूनिट्स, जब यूनिट्स आएंगे कॉस्ट के लिए, जब यूनिट्स के अंदर कॉस्ट लेके जानी पड़ेगी, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन भी होती है, और फिक्स्ड प्रोडक्शन भी होती है, दोनों आती हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स्ड प्रोडक्शन। in order to able in order to able to prepare income statement, comprehensive income under absorption process, you need to able the complete following performance। ये परफॉर्मा हमारे पास होगा, सेल है, लेस हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। लेकिन जब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम चूज करेंगे ना, तो यूनिट के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स, देखो मैंने अभी बताया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब यानी कि यूनिट्स में गए।
लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सारा आया। अच्छा, जब हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट के अंदर लेके जाते हैं ना, तो हमने पीछे पिछला पूरा चैप्टर चैप्टर 7 हमने यही पढ़ा है कि हम यूनिट को OAR की बेस पे लेके जाएंगे। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम यूनिट की बेस पे लेके जाएंगे, जिसपे OAR की बेस पे। तो OAR या तो ओवर हो सकता है या अंडर हो सकता है। तो क्योंकि ये हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो जो हमने ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की थी उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ओवर एब्जॉर्प्शन अगर है तो उसको ऐड किया जाता है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो उसको माइनस किया जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन की तो हमने क्यों क्यों ऐड या माइनस किया, ऐड या माइनस किया जाता है, उसका लॉजिक है। अगर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन की हुई थी ना, किसी कोई कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन की हुई थी, तो अंडर एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने कॉस्ट लेस प्रॉफिट ज्यादा शो किया हुआ था, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो जाहिर है जो प्रॉफिट ज्यादा शो किया हुआ है तो उसको माइनस करना चाहिए। अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में हमने कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा शो किया हुआ था, तो क्योंकि हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसको माइनस होना चाहिए। ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में हमने ओवर कॉस्ट को ओवर शो किया हुआ था और प्रॉफिट को लेस शो किया हुआ था। तो जब हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो लेस हमने शो किया हुआ था उसको ऐड हो जाना चाहिए। वो हम ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक यूनिट के अंदर, यहाँ तक जितनी भी हमने ट्रीटमेंट की वो प्रोडक्शन कॉस्ट से की रिलेटेड थी। अब ज़्यादा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारे पास से गई हुई होती है, लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस हमारे पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें जी। कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, मार्जिन और अब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट के अंदर क्या चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं। तो आज हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करने लगे हैं। ये हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जब डिफरेंट होती है तो डिफरेंट वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट हमारा, हम दोनों का, इस अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का डिफरेंट आएगा। जब आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा, तो तब आपका प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। और जब आपका मार्जिनल कॉस्टिंग होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। उसकी रीजन क्या है, इन दोनों का प्रॉफिट डिफरेंस जो आएगा प्रॉफिट के अंदर, डिफरेंस आने की जो रीजन है, ठीक है, रीजन क्या होगी। रीजन ये है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री जो इधर इन्वेंट्री है और इधर इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री जो होगी वो वैल्यू जिस पे होती है, इन्वेंट्री जो वैल्यू जिस तरह होगी वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर होगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि मार्जिनल वाले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और अब्जॉर्प्शन वाले फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएबल प्लस फिक्स प्रोडक्शन दोनों आती हैं। तो इसलिए प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा तो जाहिर है हमें उस प्रॉफिट को दोबारा से ठीक भी करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो 1 मार्च को दिया गया है। प्रोडक्ट के कॉस्ट कार्ड दिया गया है, इसके ऊपर सारी की सारी कॉस्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, ठीक है। क्योंकि जब वो यहाँ पे कॉस्ट कार्ड दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वन प्रोडक्ट की दे रहा है। तो जब वन प्रोडक्ट का कॉस्ट कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट पर यूनिट गिवन है आपको, ये सारी पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। उसके बाद वो उसने कहा है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैव बीन कैलकुलेटेड, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो भी कैलकुलेट किया गया है प्रोडक्शन की बेसिस पे, तो उसका भी वो कह रहा है 36,000 यूनिट्स हैं। और जो प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड हुए हैं
हाँ, वो 15,000 के हुए, ठीक है, वो 15,000 के हुए। इसी तरह फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए जो फिक्स्ड पर मंथ सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन के, यानी कि जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड 10,000 आ रही है और वेरिएबल 15% ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि हमने जो सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस सेल्स की वैल्यू का 15% लेके उसको वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन में डालना है। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन में मुझे कैसे पता चला कि ये वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है? क्योंकि ये सेलिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी जो होती है ये बाहर की होती है, मार्केटिंग वगैरह हो गया। प्रोडक्शन यूनिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं 2,000, सेल्स आपको दी गई है 1,500 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी गई है 35। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स हमारे पास पूरा का पूरा जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। मैंने जो फॉर्मेट बताए थे मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, वही फॉर्मेट फॉलो करने हैं। ईदर फॉर्मेट, दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है उसके अंदर, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट यूनिट के अंदर जाती है, तो जब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट को यूनिट के अंदर लेके जाया जाता है तो वो ओएआर की बेस पे लेके जाया जाता है। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको हम ओएआर की बेस पे लेके जाएंगे। तो ओएआर की बेस पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली ओएआर बजटेड जो होता है वो हमारे पास शायद ओवर हमने एब्जॉर्ब कर दिया या अंडर एब्जॉर्ब कर दिया। तो जो भी ओवर या अंडर की सिचुएशन होगी उसको भी हमने यहाँ पे डील करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें बोला गया है कि प्रिपेयर द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। हमने दो इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हम आमने सामने बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी रीजन ये है कि आमने सामने बनाते हुए हमें डिफरेंस फील हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं, बल्कि हम पहले मार्जिन की बना लेते हैं। मार्जिन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग, और यहाँ पे मैं वर्सेस कर देती हूँ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और हम बना क्या रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। और प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, हर तरह की। अब वेरिएबल प्रोडक्शन है या वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन है या फिक्स नॉन प्रोडक्शन है, सारी की सारी कॉस्ट जब माइनस होती है तो पीछे प्रॉफिट बचता है। तो इस बेसिस के ऊपर हम करेंगे। और मार्जिनल वाले के अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट में जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ऐसे ही फॉलो करेंगे। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर यूनिट्स जो चार्ज होते हैं वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे होंगे। तो इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेल प्राइस पर यूनिट के साथ। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ यूनिट 1,500। 1,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे दी गई है 35, ठीक है, यहाँ पे 35 दी गई है। तो इसको आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स अगर हम मल्टीप्लाई करें 1,500 को, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 35,
सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 35% मंथ ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए या सोल्ड हुए। अच्छा, तो हमारे पास 1500 है, 1500 को हम 35 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 52,500 सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, सेल्स हमारे पास 52,500 बन जाती हैं। लेस हमने करना है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमने कहा था हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री को हम कंसिडर करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हम करते हैं प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो जाहिर है उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यूनिट्स हमारे पास 0 है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन है तो वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल जाएगा, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो 5 + 8 + 2 हम कर लेंगे, 5 + 8 + 2, तो ये आ जाएगा 15। 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? प्रोडक्शन यूनिट आपके हुए 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा 30,000। 30,000 हमने यहाँ पे लिखा। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आती है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन या परचेज माइनस सेल्स। तो ओपनिंग हमारे पास 0 है, प्लस प्रोडक्शन हमारे पास हुई 2000 की, और सेल्स उसमें से हमने कर दी 1500 की, तो पीछे बचा क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग वैल्यू, तो वो बची हमारे पास 500। तो क्लोजिंग है 500 मल्टीप्लाई बाय 15। 500 मल्टीप्लाई बाय 15 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7500। 7500 इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग के साथ माइनस का साइन है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितनी बनेगी? 30,000 में से हमने 7500 माइनस किया तो 22,500 हमारे पास टोटल CGS बन जाएगी। अच्छा, 52,500 में से हमने ये माइनस किया 52,500 माइनस 22,500, तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 30,000, और ये 30,000 हमारे पास आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब नेट कंट्रीब्यूशन करनी है, तो नेट कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? लेस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन होती है एडमिन या सेलिंग, तो नॉन प्रोडक्शन दिया हुआ है 15% ऑफ सेल वैल्यू, तो 15% ऑफ सेल्स कितनी है? 52,500। 52,500, तो 15%, 52,500 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 7875। इसको माइनस करेंगे तो 30,000 में से 7875 हमने माइनस किया तो नेट कंट्रीब्यूशन आ गई 22,125 नेट कंट्रीब्यूशन। अब हमने नेट कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करना है? लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड लेस फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन कितनी दी हुई है? फिक्स प्रोडक्शन हमें यहाँ पे दी गई है 36,000 यूनिट्स के लिए हमें दी गई है 15,000 ईच मंथ। तो फिक्स प्रोडक्शन हमारे पास 15,000 आ जाएगी। 15,000 इसमें से हम माइनस कर लेंगे, और नॉन प्रोडक्शन कितनी है? नॉन प्रोडक्शन दी हुई है 10,000। 10,000 हम ये वाली माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 22,000। ओ, ये तो लॉस आएगा। 22,125 में से 15,000 निकालेंगे और 10,000 निकालेंगे तो ये तो लॉस बनता है। आई थिंक सो कि इस बुक के अंदर ये मिस्टेक है, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 35 नहीं बल्कि
सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है उसको हम कर लेते हैं 50। अदरवाइज ये लॉस आएगा, क्योंकि ये मिस्टेक बुक के अंदर मिस्टेक है, लास्ट बुक के अंदर ये वैल्यू 50 है। तो अगर हम यहाँ पे 50 करेंगे तो ये बन जाएगा 75,000। ठीक है, इस बुक के अंदर ये मिस्टेक है। 75,000 में से अगर हम ये लेस करेंगे, ये बुक के अंदर मिस्टेक है सेल प्राइस की, तो ये हमारे पास ये तो 22,500 आ जाएगा। इसमें से ये आएगा तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये बनेगा 52,500। अब हमने 52,500 का 15% लेना है, तो वो तो 52,500 का 15% हमारे पास कितना बनेगा? सॉरी, सेल्स वैल्यू का था ना। 75,000 का 15% लेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा? 50, सॉरी, 11,250 बनेगा। 11,250 बनेगा। ये लेस करते हुए, अब ये मैं इरेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे सेल प्राइस की बुक के अंदर मिस्टेक है। अदरवाइज अगर आप पूरा क्वेश्चन भी करते तो आपको लॉस आएगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बची नेट कंट्रीब्यूशन 41250। 41250। अच्छा, 41250 में से आप अगर 15,000 और 10,000 इकट्ठा करके माइनस करते हैं, 25,000 नौ फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स नॉन प्रोडक्शन, 15,000 ये था, 10,000 ये था, तो ये आपके पास प्रॉफिट बचेगा 16,250। प्रॉफिट 16,250। आपने सेल प्राइस को 50 कंसिडर करना है पर यूनिट, तब ये क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। अब हमने दूसरी साइड पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो तब हमने क्या करना होता है? सेल्स तो एज इट इज ही आ जाएंगी। सेल्स आ जाएंगी हमारे पास 1,500 यूनिट है और मल्टीप्लाई बाय 50 पर यूनिट है, तो 75,000 आ जाएगा। लेस हमने करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है। कॉस्ट पर यूनिट, अब कॉस्ट पर यूनिट हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो अब कॉस्ट पर यूनिट के अंदर हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो 5 हैं वो भी चार्ज होंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 जो है वो भी चार्ज होंगे, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन एंड फिक्स प्रोडक्शन हम टोटल को लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन जाएगी अब्जॉर्प्शन के हिसाब से? तो 15 और 5 20 अब ये बन जाएगी। अब ये हमारे पास 20 बन जाएगी। इसका आंसर 0 आएगा। ओपन प्रोडक्शन हमारे पास है 2,000। 2,000 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 आई थी, 500 इंटू 20 कर देंगे। तो 500 इंटू 20 हमारे पास आ जाएगा 10,000। ये माइनस हो जाएगा और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास बन जाएगा 40,000। 40,000 में से आपने ये लेस किया 10,000, तो आपके पास बचेगा पीछे 30,000 CGS। 30,000 को हम माइनस करेंगे तो 30,000 को जब हमने माइनस किया 75,000 में से, तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा? 75, 75 माइनस 30, 45 आपके पास पीछे बच गया। ये आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट। हमने यहाँ पे ग्रॉस नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, बल्कि अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन हमने डील करनी है। ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन, अब हमने देखना है कि हमें ओवर अब्जॉर्प्शन आई हुई है या अंडर अब्जॉर्प्शन आई हुई है। हमारे पास ओवर अब्जॉर्प्शन क्वेश्चन के अंदर आ रही है या अंडर अब्जॉर्प्शन आ रही है, उसका हमें कैसे पता चलेगा? ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन कितने की आ रही है? ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन, हमारे पास ओवरहेड कितने अब्जॉर्ब हुए हैं? ओवरहेड आप देखो, जो एक्चुअल हमें गिवन है, एक्चुअल ओवरहेड आपको गिवन है। एक्चुअल तो हम एक्चुअल उस पे करेंगे। हमारे पास कॉस्ट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कितनी दी हुई है? 15,000। ये हमारे पास 15,000 है, ये जो गिवन है, ये जो लगी है।
ये जो लगी है कॉस्ट वो इतनी लगी है 15,000, जबकि अब्जॉर्ब कितनी हुई है 2,000। हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स थे, और 2,000 पे 5 OAR था। 5 OAR है ना, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट 5 है, तो ये कितनी आ रही है 10,000 की। 10,000 और 15,000 के दरमियान डिफरेंस कितना है 5,000 का, ठीक है 5,000 का। तो बेसिकली हमने ओवर अब्जॉर्प्शन 5,000 की हुई थी, तो 5,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन को हमने यहाँ पे डील करना है। सॉरी 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 सॉरी, हमने क्या करना है, मैंने उल्टा बोल दिया, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कंपेयर करना होता है। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आते हैं, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आते हैं OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल OAR आपका है 5 और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है आपका 2,000। 2,000 ये हम करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब 10,000 लेस कॉस्ट हमने अब्जॉर्ब कराई हुई है, हमने अब्जॉर्ब लेस कराई हुई है, जबकि हमारे पास 15,000 एक्चुअल यहाँ पे गिवन है। एक्चुअल 15,000 गिवन है, तो हमारे पास ये अंडर अब्जॉर्प्शन आई हुई है, ठीक है अंडर अब्जॉर्प्शन, यानी कि 10,000 अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, और हमने एक्चुअल हमें कितनी इंकर हो रही है 15,000 की, कम हमने अब्जॉर्ब कराए हुए हैं। तो जब अंडर अब्जॉर्प्शन होती है तो अंडर अब्जॉर्प्शन को हमने यहाँ में से माइनस करना होता है। ओवर अंडर होगी तो माइनस करेंगे, ओवर होगी तो ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट, अंडर अब्जॉर्प्शन है तो हमारी प्रॉफिट ज्यादा शो हुआ है, तो 5,000 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 का एडजस्टेड प्रॉफिट। 40,000 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट पे जाना है, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आप कह सकते हो। लेस करने के लिए पीछे हमारे पास क्या रह गया है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन और लेस फिक्स नॉन प्रोडक्शन। बाकी सब कुछ तो हम ऊपर यूनिट के अंदर डाल चुके हैं ना, इस 20 के अंदर बाकी सब कुछ तो हम ऐड कर चुके हैं, तो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन हमने नहीं डाली और फिक्स नॉन प्रोडक्शन हमने नहीं डाली। तो सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी है 75,000। 75,000 का 15% नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 15%। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, ये 11,200। ये वाली आएगी 11,000, बल्कि इधर कैलकुलेट की हुई थी ना हमने 11,250, ये माइनस हो जाएगा। और फिक्स नॉन प्रोडक्शन हमारे पास 25,000 हो जाएगा। 25,000 दोनों को मैंने ऐड कर लिया है, सेलिंग और एडमिन। 10,000 आपके पास नो नो नो, 25,000 नहीं आएगा, फिक्स ऑलरेडी हम वहां पे ऐड कर चुके हैं। प्रोडक्शन वाली फिक्स, नॉन प्रोडक्शन आपके पास नॉन एडमिन और सेलिंग वाली सिर्फ और सिर्फ 10,000 की है, सिर्फ 10,000 की है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 40,000 में से 11,250 प्लस 10,000 हम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 18,750। 18,750। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि कि जब हम मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो एक का प्रॉफिट डिफरेंट होता है, दूसरे का प्रॉफिट डिफरेंट होता है। एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ये सारा मेथड हमने फॉलो किया, इस मेथड से हमारे पास प्रॉफिट आया 16,250, 16,250। और एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे पास प्रॉफिट आया 18,750, ये प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये चीज देखनी है, अब मैंने ये सारा इरेज कर दिया है, हमने यहाँ पे करना है इसको रिकंसाइल। रिकंसाइल रिकंसाइल से पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जो प्रॉफिट डिफरेंस आ रहे हैं, प्रॉफिट डिफरेंस किसकी वजह से आ रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यू की वजह से, इन्वेंट्री वैल्यू की वजह से। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखने। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन क्लोजिंग, ठीक है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री लेस देन क्लोजिंग है तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी हायर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट वुड बी हायर होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन पीछे देखो, अभी जो हमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 0,
क्लोजिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 500, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 18,200 समथिंग, और मार्जिनल का 16,000। तो ये हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन क्लोजिंग होगा, देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी हायर। अगर इस क्वेश्चन को हम उल्टा कर लें, ओपनिंग की इन्वेंट्री ज्यादा कर लें और क्लोजिंग की कम, तो हमेशा अब्जॉर्प्शन सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हायर हो जाएगा, क्योंकि इससे रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी। और वो आप क्वेश्चन को उल्टा करके चेक भी कर सकते हैं, ऐसा ही होगा, बल्कि अगली अंडरस्टैंडिंग में आप देखेंगे ऐसा ही हो रहा होगा। इफ इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्रीज आर सेम, अगर सेम है तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों प्रॉफिट बिल्कुल सेम होंगे, नो डिफरेंस होगा। तो अभी क्योंकि हमारे पास आ रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, तो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को मार्जिनल पे लेके जाना है। हमने प्रॉफिट रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमारे पास आ रहा था 16,250। इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस किस चीज का आया था, डिफरेंस आया था किस चीज का, ओ ए आर का, ओ ए आर एंड इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री को क्योंकि ओ ए आर हम चार्ज कर रहे थे। तो अगर हमारे पास क्लोजिंग, इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इनटू ओ ए आर। अब अब्जॉर्प्शन से हम सॉरी मार्जिन से हम अब्जॉर्प्शन पे जा रहे हैं, मार्जिन से अब्जॉर्प्शन पे जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएगा तब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 0, मल्टीप्लाई बाय ओ आर कितना है, 5। तो 500 इंटू टू, 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2500, ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बन जाएगा 18,750। ये प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। देखें हम उसमें से मार्जिनल प्रॉफिट में से अब्जॉर्प्शन पे चले गए, इस फॉर्मूला को ऐड करके, इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर तब होगा, अदरवाइज अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ हमने क्या करना है, प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है, 18,750, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस किसका आ रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इनटू ओ ए आर। इसको हम माइनस कर देंगे कितने से, क्लोजिंग आपका है 500, माइनस ओपनिंग है 0, और इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2000, सॉरी 2500। जैसे ही 2500 माइनस हुआ, 16,250 पे हम पहुंच गए, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये रिकंसिलिएशन हमने करनी होती है इन्वेंट्री और जो कॉस्ट है उसके रिलेशन में से। होप सो आपको समझ आई होगी इसकी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस चैप्टर की क्वेश्चन करने हैं। अब ये टेस्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग 2 आपका होमवर्क है। दो प्रोडक्ट दी गई हैं, अल्फा और बीटा, और उनके लिए सेल प्राइस सारा कुछ दिया हुआ है, और आपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। प्रॉफिट ऑफ प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आपने पीरियड 3 के लिए कैलकुलेट करनी है, दोनों के लिए पीरियड 3 का डाटा आपको गिवन है। और प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेम जैसे हमने किया उसी तरह ही आपने क्या करना है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को और मार्जिनल कॉस्टिंग को आमने सामने रखना है, ठीक है। तो साथ साथ आप करते जाएंगे। अब ऊपर आपको डाटा भी दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, आप ट्राई करें। अगर आपको नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगी। अब रिकंसाइल में भी देखें, जो हमने चीजें पढ़ी वही चीजें यहाँ पे बुक में भी रिपीट हो रही हैं। इफ द इन्वेंट्री लेवल इंक्रीजेज, अगर इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज कर रहा है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिव हायर प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री लेवल क्लोजिंग का हाई था,
मतलब हमारे पास 500 था और ओपनिंग का 0 हो गया था, तो इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा था। जब बढ़ता है तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया था 18,750, तो ये प्रूव हुआ। फिर इफ द इन्वेंट्री लेवल डिक्रीजेज, अगर डिक्रीजेज होता तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हायर होगा। वो आप इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में देखेंगे, इन्वेंट्री लेवल आर कांस्टेंट, बोथ प्रॉफिट आर सेम। तो इस तरह से हमने इन चीजों को लेके चलना है। अब ये भी आगे एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन दी गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है 15, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दी कॉस्ट दी गई है 20। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी की सारी वर्किंग यहाँ पे दी गई है। देखें, हमने 15 मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जब हमने यूनिट्स के ऊपर प्राइस चार्ज की तो हमने 15 पर यूनिट ही चार्ज किया, और इसको हमने 20 ही चार्ज किया। ऊपर दोबारा से आप उस क्वेश्चन को देखें, और सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि लॉस ऑफ मार्च अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 375 लॉस। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो लॉस ही हो रहा था। अगर हम 35 प्राइस को ही कंसिडर करें तो वो दोनों लॉस ही हो रहे हैं, ठीक है, दोनों लॉस ही थे। इसमें इतने का हो रहा था और इसमें इतने का, सॉरी इतने का हो रहा था। तो ये इलिस्ट्रेशन, बल्कि इलिस्ट्रेशन 2 के हिसाब से वो सारा डाटा दिया हुआ है और आगे यहाँ पे वो बताया हुआ भी है। तो यही हमने भी किया। 500 को एक बार हमने 500 इंटू ओ ए आर हमने ऐड कर दिया, एक बार हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन हो गई। सेम इसी तरह आपने करना है। आगे हमारे पास है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एडवांटेजेस ये है कि ये कंट्रीब्यूशन को लेके चलता है, यानी कि यूनिट्स के अंदर वही प्राइस चार्ज करता है जो कि यूनिट से रिलेटेड है, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के कॉन्सेप्ट पे जाता है, प्रॉफिट पर यूनिट के कॉन्सेप्ट पे नहीं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पर यूनिट पे जाता है, यानी कि ये फिक्स ओवरहेड को इन्वेंट्री के अंदर शामिल करता है। अच्छा, यहाँ पे देर इज नो ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन। इसका फायदा ये है कि हमें ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन नहीं डील करनी पड़ती, और हमने फॉर्मेट में, मार्जिनल के फॉर्मेट में कहीं भी ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन को डील नहीं किया। इसको हमने ओवर या अंडर से डील किया ताकि हमें पता चल सके, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें कि हम ओवर अब्जॉर्ब कर रहे हैं या अंडर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस लिहाज से हम कर सकें। फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया गया है, और इसको सेपरेट किया गया है, और प्रोडक्ट कॉस्ट को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से लिंक किया गया है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को दूसरी अलग अलग ट्रीट करने से बेहतर होता है कि आप उनको प्रोडक्ट का ही हिस्सा बना देते हो, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो भी यूनिट्स को बनाने के लिए ही लग रही होती है, उन किसी रीजन से इंकर हो रही होती है, तो हमें उसको इसी में शामिल कर देना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है, आपको पता चल जाता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कितनी है, उस तरह कंट्रोल करना चाहिए। और सिंपल टू ऑपरेट है, कोई इतना ज्यादा इसके अंदर मुश्किल चीजें नहीं है। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट वैल्यूड इन अकॉर्डेंस ऑफ SSAP। बेसिकली SSAP 9 ये प्रिंसिपल है, जैसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेन डिसएडवांटेज ये है मार्जिनल कॉस्टिंग का कि इन्वेंट्री को वैल्यू कभी भी हम अकॉर्डिंग विद SSAP रूल जो है, 9 प्रिंसिपल जो है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को वैल्यू इस तरह नहीं करते। और मेन डिसएडवांटेज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये है कि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें आपको ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन भी कैलकुलेट करना होता है, ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन भी कैलकुलेट करना होता है, और वो थोड़ा सा टेक्निकल है। चलें आगे, सीवीपी है, तो सीवीपी को हम, एक नया लेक्चर है तो नए डे पे स्टार्ट करेंगे, और फिर इस चैप्टर को कोशिश करेंगे जल्दी से एंड हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।